Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in this video, this is the part 2 of the POSH Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. The POSH Act, this is the lecture 2. In lecture 1, in video 1, we have already studied from section 1 to section 11. Now we will study in this chapter, in this lecture, section 12 to section 30, and that is chapter 5 to chapter 8. So without wasting a second, we will begin directly to read our sections. I am reading all the provisions from my Universal Bare Act of the POSH Act, and will thoroughly translate and will thoroughly interpret all the wordings of the legislative wisdom which the legislator want to tell us through their sections. So chapter 5, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स. तो अब इंक्वायरी होगी कंप्लेंट में, जो कि अग्रीड महिला ने जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यौन उत्पीड़न हुआ है और उसने सेक्शन 9 में अपनी कंप्लेंट पहले राइटिंग में दे चुकी थी, वो अब उसकी कंप्लेंट में इंक्वायरी होगी. तो ये चैप्टर हमें कंप्लेंट्स इंक्वायरी की प्रोविजंस बताएगा कि जांच पड़ताल अब वो लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी इंक्वायरी कैसे करेगी. सो सेक्शन 12, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी. क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे जब पेंडिंग है एक इंक्वायरी. सो इंक्वायरी का मतलब ट्रायल नहीं होता. इंक्वायरी का मतलब होता है, जैसे हम CRPC में भी देखते हैं कि इंक्वायरी से मतलब होता है कि कॉग्निजेंस लेना, जो अक्यूज्ड है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना 207 208 में, और लिमिटेशंस देखना कि भाई क्या वो कॉग्निजेंस लेने में कोई लिमिट तो आउट नहीं होगी, ये देखना. अब ऐसे ही ये इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी भी यही वाली चीज़ें देखेंगे. लॉ के पार्ट देखेंगे कि क्या कोई कानून की वोलेशन हुई है, और लॉ के पार्ट डिसाइड करेंगे क्या इंक्वायरी में यही देखना चाहिए हमेशा. सो सेक्शन 12, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी. क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे जब इंक्वायरी पेंडिंग है. 12 का 1, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी. जब एक इंक्वायरी पेंडिंग है, पेंडेंट लाइट है, ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट मेड बाय द एग्रीड वुमेन. कौन रिटर्न रिक्वेस्ट करेगी, कौन लिखित में रिक्वेस्ट करेगी, प्रार्थना करेगी. अग्रीड वुमेन, जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, वो ही. द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी. फिर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर टू. तो क्या इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एम्प्लॉयर को, जिसने उस महिला को नौकरी पर रखा होता, उसको क्या रिकमेंड करेंगे. ए, ट्रांसफर द एग्रीड वुमेन. ट्रांसफर कर देंगे एग्रीड वुमेन को, उस महिला का जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, और द रेस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस. या फिर उस रेस्पोंडेंट को, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को कहीं और किसी और वर्क प्लेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए रिकमेंडेशन करेगी लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी. तो ट्रांसफ़र के ऑर्डर रिकमेंडेशन भेज देगी किसके पास, एम्प्लॉयर के पास, जिसने उनको नौकरी पर रखा हुआ है, उनके बॉस के पास. बी, ग्रांट लीव टू द एग्रीड वुमेन अप टू द पीरियड ऑफ 3 months. और अगर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी ने रिक्वेस्ट कर दी एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर को 3 महीने तक की छुट्टी भी देनी पड़ सकती है, पर ये मैंडेटरी नहीं है. रिकमेंडेशन दी है, वो माने एम्प्लॉयर ना माने तो उसकी मर्जी है. ठीक है. अब 12 का 2, सॉरी अब सी भी है इसका. ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीड वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब. या फिर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एम्प्लॉयर को बोल देगी कि इस महिला को, जो उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है आपकी वर्क प्लेस में, इसको कोई और अन्य रिलीफ दीजिए, जैसा भी प्रिस्क्राइब किया हो सर्विस रूल्स में. ठीक है. तो 12 का 2, द लीव ग्रांटेड टू द एग्रीड वुमेन. जो लीव अभी हमें क्लोज बी में पड़ी थी, वो लीव जो ग्रांट हुई थी उस महिला को अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, शैल बी इन एडिशन. तो वो एडिशन में रहेगी, एक्स्ट्रा में रहेगी. टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल. उस लीव से जो उसको पहले मिलती, जो ऑफिशियल लीव्स थी, जो उसको छुट्टियां मिलती, अब ये वाली लीव एडिशन में रहेंगी कि उस महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए. तो ये मत सोचना कि उसकी वो ऑफिस वाली छुट्टियाँ कटेंगी, नहीं. ये लीव उसकी एडिशन में रहेंगी. ये 12 का 2 बोलता है. अब 12 का 3, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी. जब रिकमेंड किया है किसने, इंटरनल कमेटी ने और लोकल कमेटी ने, एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, अंडर सबसेक्शन 1, द एम्प्लॉयर शैल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड सेंड द रिपोर्ट ऑफ सच इम्प्लीमेंटेशन टू द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी. तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन भेजी थी और कुछ इम्प्लीमेंट करवाना था, एम्प्लॉयर को कुछ इम्प्लीमेंट करवाना था, तो उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है. तो अब एम्प्लॉयर ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करवाने में, उसकी रिपोर्ट भी वो
करवाने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स लेने के बाद किसको भेजेगा, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को वापस भेजेगा रिपोर्ट कि जी मैंने छुट्टी दे दी है, मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, या मैंने कोई और जो अदर नेसेसरी एक्शन थे वो किए हैं। तो ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है रिपोर्ट भेजना। ये हमारा हो गया 12 का 3। अब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे, सेक्शन 13 ऑफ पोस्ट एक्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट। अब जो इंक्वायरी की है लोकल कमेटी ने और इंटरनल कमेटी में, उसकी रिपोर्ट बनेगी इसमें। 13 का 1, ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी, जब भी एक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, मतलब समापन हो जाता है इंक्वायरी का अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, शैल प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग, शैल मैंडेटरी है, अपनी रिपोर्ट को मुहैया करवाएगी टू द एम्प्लॉयर, किसको, जिन्होंने उस महिला को और रेस्पोंडेंट को, या तो कोई था तो उसके ऑफिस में जिन्होंने उसको नौकरी पर रखा हुआ था। और एज द केस में भी द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद इन द पीरियड ऑफ 10 days, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिला अधिकारी 10 दिनों के भीतर क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, जब से जिस दिनांक से इंक्वायरी कंप्लीट हुई है उस दिनांक से 10 दिन, एंड सच रिपोर्ट बी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न पार्टीज, और वो रिपोर्ट कंसर्न पार्टीज को, जो कि एग्रीड वुमेन है या रेस्पोंडेंट है उस इंक्वायरी का, उसको भी दी जाएगी वो रिपोर्ट की नकल। और एक नकल किसको दी जाएगी, जिला अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दी जाएगी। और कौन देगा, इंटरनल कमेटी देगी या फिर लोकल कमेटी देगी। ये 13 का 1 हो गया हमारा। अब 13 का 2, वेयर द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, जहाँ इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में भी, जैसे ही मुकदमा हो, अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, इस निर्णय पर निकाल लेती है अपने आप को कि जो एलिगेशन, जो आरोप लगाए थे अग्रीड वुमेन ने, जो कह रही थी मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उसने वो प्रूव ही नहीं कर पाई कि रेस्पोंडेंट ने कुछ ऐसा किया था, वो विफल हो जाती है, वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाती, कुछ भी साबित नहीं कर पाती। सो इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एम्प्लॉयर को फिर से रिकमेंड कर देंगे क्या, एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी, जिला अधिकारी को भी रिकमेंड कर देगी दोनों कमेटी, डेट नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर, कि कोई एक्शन, कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है इस मुद्दे में। यह कंप्लेंट तो साबित ही नहीं कर पाई, वो महिला जिसने कंप्लेंट दी थी, एग्रीड वुमेन, तो साबित ही नहीं कर पाई। तो ये 13 का 2 कहता है। 13 का 3, where the internal committee or the local committee as the case may be arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, पर दोनों कमेटी इस कंक्लूजन पे निकल जाती है, इस निर्णय पर निकल जाती है कि जो एलिगेशन, जो महिला ने जो लगाई थी आरोपी के ऊपर, उस पुरुष के ऊपर, वो तो प्रूव हो जाती है, साबित हो गई है। इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर, अब वो रिकमेंडेशन करेगी किसको, एम्प्लॉयर को, जिसने उनको नौकरी पर रखा हुआ है, एग्रीड वुमेन को, उस पुरुष को, और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या जिला अधिकारी को, एज द केस में भी, जैसा मुकदमा हो, क्या रिकमेंड करेगी, सब एड 1, to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provision of the service rules applicable to the respondent, कि एक्शन लीजिए, कार्रवाई लीजिए, कौन, एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, किस चीज़ की यौन उत्पीड़न हुई है और मिसकंडक्ट कराया है इस पुरुष ने महिला के ऊपर यौन उत्पीड़न करके, तो उसके बारे में आप एक्शन लीजिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल, जो भी उसके उस रेस्पोंडेंट के ऊपर जो भी सर्विस रूल एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट, और वेयर नो सच सर्विस रूल हैव बीन मेड, जहाँ पर ऐसे सर्विस रूल नहीं है, उस रेस्पोंडेंट पे कोई सर्विस रूल्स नहीं लगते, इन सच मैनर एज बीन प्रिस्क्राइब, या अब उस तरीके से करिए, उस मैनर से करिए जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड हो। तो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, ऑब्वियसली इस एक्ट, ये जहाँ पे सर्विस रूल प्रिस्क्राइब नहीं होंगे किसी एम्प्लॉई के ऊपर, तो इस पोस्ट एक्ट के सर्विस रूल्स होंगे, तो उस एक्ट से उस तरीके से उसको अब उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अब सब टू डिडक्ट, काट लिया जाएगा क्या, नोट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन द सर्विस रूल, सब कुछ भूल जाइए सर्विस रूल में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट, उस रेस्पोंडेंट के ऊपर कौन से सर्विस रूल लग रहे हैं, सब कुछ भूल जाइए। और फ्रॉम द सैलरी और वेजेस, टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस, काट लीजिए रेस्पोंडेंट की क्या सैलरी, उसका वेतन या उसकी डेली की वेजेस ऑफ द रेस्पोंडेंट, सच सम एज इट में कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू बी पेड टू द एग्रीड वुमेन, इतने पैसे काट लीजिए उसकी सैलरी में से या उसकी वेजेस में से, जितना कि आपको उचित लगता है कि जो उस महिला को जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है उसको देना चाहिए पैसा। और टू हर लीगल एरिया, वो महिला नहीं है, उस महिला की अगर बाय चांस किसी मुकदमों में ऐसा होता है कि ज़्यादा ही यौन उत्पीड़न हो जाती है, वो महिला मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, तो उसके लीगल एयर्स को दी जाएगी वो उस रेस्पोंडेंट की कटी हुई सैलरी और वेतन, एज इट में डिटरमाइन, जैसा भी डिटरमाइन हो जाए, जैसा भी निर्णय आ जाए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोविजंस दिए हुए हैं कि सैलरी और वेतन कैसे कटेगी, उसके प्रोविजंस आप फॉलो करना। अब 13 के
2 का प्रोवाइजो प्रोवाइड दैट इन केस द एम्प्लॉयर इज अनेबल टू मेक सच डिडक्शन। बताया जा रहा है जिन्होंने नौकरी पर रखा हुआ था उस पुरुष को, उस रेस्पोंडेंट को, वो वेतन काटने में अक्षम है, काट नहीं पा रहा है फ्रॉम द सैलरी ऑफ द रेस्पोंडेंट, उस रेस्पोंडेंट की तनख्वाह में से, ड्यू टू ऑफ हिज बीइंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, क्योंकि वह रिस्पोंडेंट अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित है, वो एब्सेंट है, और सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट, उस रेस्पोंडेंट की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है, मतलब सीज हो चुकी है, एंड हो चुकी है। इट में डायरेक्ट टू द रेस्पोंडेंट, अब एम्प्लॉयर डायरेक्ट करेगा किसको, रेस्पोंडेंट को, टू पे सच सम टू द एग्रीड वुमेन कि तुम अब पैसा दो इस महिला को जिसका तुमने यौन उत्पीड़न किया था, तुम उसको पैसा दो, चाहे तो तुमने नौकरी भी छोड़ दी है या तुम्हारी टर्म जो एम्प्लॉयमेंट की है उसका सेसेशन हो चुका है, तो तब भी एम्प्लॉयर ऑर्डर कर देगा कि तुम अब इनको पैसा दो। अब प्रोवाइजो 2 ऑफ 13 के 2 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द रेस्पोंडेंट फेल्स टू पे द सम रेफर्ड टू इन क्लोज टू, बताया गया है कि अगर फिर भी जो एम्प्लॉयर है, जो पुरुष है जिसने यौन उत्पीड़न की थी उस महिला की, वो पैसे नहीं देता है, विफल हो जाता है पे करने में, अदा करने में उस महिला को पैसे, जो कि क्लोज टू में अभी बताया था कि पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी में से डिडक्ट होगी। द इंटरनल कमेटी एज द केस में भी, तो इंटरनल कमेटी क्या करेगी, उस दफ्तर की, उस ऑफिस की, उस वर्क प्लेस की, मेरी द लोकल कमेटी, और लोकल कमेटी भी कर सकती है, मे फॉरवर्ड द ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ द सम, उस ऑर्डर को जो ऑर्डर निकाला था कि पैसे कटेंगे और पैसे देने पड़ेंगे, उस ऑर्डर को कहाँ फॉरवर्ड कर देगी, कहाँ पहुँचा देगी, इंटरनल कमेटी और वो लोकल कमेटी एज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्यों वो कैसे अब रिकवर किए जाएंगे, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे कि आपको सरकार को वो टैक्स पे करना था, उस तरह से वो पैसे जो अग्रीड वुमेन को अदा करवाने हैं वो ऐसे लिए जाएंगे, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह, टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और कहाँ पे भेज दी जाएगी, उस फॉरवर्ड रिपोर्ट कहाँ पे हो जाएगी, नकल कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगी लोकल कमेटी और इंटर कमेटी, टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब 13 का 4, द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है उस महिला को और उस पुरुष को, जो पार्टी हैं एक कंप्लेंट की, या फिर जिला अधिकारी, शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम, तो 60 दिनों के अंदर उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक्ट करना पड़ेगा जैसे ही उनको रिसिप्ट मिलती है अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की, या फिर उस महिला को पेमेंट दिलाने की। ये 13 का 4 हो गया। अब हमारा सेक्शन 14, सेक्शन 14, हम सेक्शन 14 पढ़ेंगे, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस, पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी अगर आपने झूठी दरख्वास्त दी है या फिर एक ऐसी दरख्वास्त दी है जो बिल्कुल ही मेलिशियस है, जिसका कि कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंडलेस दरख्वास्त है वो, एंड फॉल्स एविडेंस, आपने कोई झूठी गवाही दी है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये सीधी सीधी बात किसकी कर रहा है, एग्रीड महिला की बात कर रहा है, जो पहले तो एग्रीड महिला बनी थी, उसने एक्टिंग की थी कि मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है, मेरी सेक्सुअल हेरेसमेंट हुई है, पर असल में ऐसा कुछ पाया ही नहीं जाता कि इसके साथ ऐसा हुआ है। या वो किसी गवाह को लेके आई थी, अपने किसी ऑफिस में काम करने वाले ही अपने कलीग को लेके आई थी और उसने झूठी गवाही दी है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि तुमने झूठी गवाही, फॉल्स एविडेंस क्यों दिया, जब ये उसका महिला का क्लेम ही ग्राउंडलेस था, फॉल्स था, मेलिशियस था। तो 14 का 1, वेयर द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, जहाँ पर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, अराइज एट द कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट इज मेलिशियस, इस निर्णय पर निकल जाती है दोनों कमेटियाँ कि जो आरोप लगाए थे, किसके विरुद्ध आरोप लगाए थे, उस पुरुष के विरुद्ध जो रेस्पोंडेंट बना पड़ा है कंप्लेंट में, कि उसके विरुद्ध जो एलिगेशंस लगाए थे, आरोप लगाए थे, वो बिल्कुल झूठे हैं और ग्राउंडलेस हैं। और द एग्रीड वुमेन और एनी अदर पर्सन मेकिंग द कंप्लेंट, या एग्रीड महिला ने या फिर किसी व्यक्ति ने उसके बिहाफ पे अगर दरख्वास्त कंप्लेंट मेक करी थी, हैज़ मेड द कंप्लेंट नोइंग इट टू बी फॉल्स, और जानबूझकर नॉलेज थी, उसको जानकारी थी कि जो मैं कंप्लेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये झूठी है। और द एग्रीड वुमेन और एनी अदर complaint knowing or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, या एग्रीड महिला ने जो बता रही थी कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, या उस व्यक्ति ने जो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट करा था उसने कोई झूठी गवाही पेश किया है, कुछ झूठे दस्तावेज पेश किए हैं इंक्वायरी के दौरान। इट में रेकमेंड टू द एम्प्लॉयर, अब इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी क्या करेगी, एम्प्लॉयर को रेकमेंड कर देगी और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या जिला अधिकारी को रेकमेंड कर देगी एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वुमेन, कि इस महिला के प्रति अब एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और द पर्सन हु हैज़ मेड द कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 9, या जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है महिला के बिहाफ पर, किस कौन से सेक्शन में, सेक्शन 9 के 1 में या 9 के 2 में,
एज द केस में भी जैसे मुकदमाओं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू हर और हिम, और किस कानून को फॉलो करते हो, कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए उनको पनिशमेंट मिलेगी, जो भी उन पर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स हैं जो कि उनके एम्प्लॉयर ने बनाए हुए हैं। और वे आर नो सर्विस रूल एग्जिस्ट इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब, और जहाँ सर्विस रूल कोई नहीं है उस महिला के ऊपर, उस ऑफिस के वर्क प्लेस के कोई सर्विस रूल नहीं लगते, वहाँ पे फिर उस तरीके से होगा जो इस कानून ने रूल्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, उस तरीके से उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब 14 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड एट अ मियर इनएबिलिटी टू सब्सटेंटिएट अ कंप्लेंट और प्रोवाइड एडिक्वेट प्रूफ नीड नॉट अट्रैक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट अंडर दिस सेक्शन। बताया जा रहा है जहाँ वो महिला जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट होती है, अगर वो एविडेंसेस नहीं दे पाती है, मतलब उसके पास इतने एडुकेट एविडेंसेस, इतने एडुकेट गवाह नहीं है कि उसका केस प्रूव हो जाता है, हो पाता है, तो ये मत मानना कि वह उसने झूठी कंप्लेंट की थी, ये बिल्कुल मत मानना कि उसने मैलिशियस कंप्लेंट की थी। ये हमें 14 के 1 का प्रोवाइजर साफ साफ क्लियर कर देता है। अब 14 के 1 का प्रोवाइजर 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैलिशियस इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट शैल बी एस्टेब्लिश आफ्टर एन इंक्वायरी। बताया गया है जो मैलिशियस इंटेंट है, जो मतलब बहुत ही मैलिशियस इंटेंट मतलब गंदा इंटेंट है, गंदी इंटेंशन है किसकी, कंप्लेनेंट की, उस महिला की या उसके बिहाफ पे जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसकी, तो उसकी कब स्थापना होगी मैलिशियस इंटेंट की, आफ्टर एन इंक्वायरी, जब इंक्वायरी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही रेस्पोंडेंट का वकील या रेस्पोंडेंट उस महिला की या उस व्यक्ति की मैलिशियस इंटेंट को साबित कर सकता है, उससे पहले नहीं। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर एनी एक्शन इज रिकमेंडेड, और लेकिन जब कोई एक्शन रेकमेंड हुआ है उससे पहले वो साबित करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर एक्शन ही हो गया, अगर एक्शन ही रेकमेंड कर दिया तो क्या आप साबित करके करोगे, आप मैलिशियस इंटेंट क्या साबित करोगे। इंक्वायरी से पहले ही तो करोगे आप, इंक्वायरी खत्म होने के बाद ही तो आप करोगे कि भाई अब इस एग्रीड महिला ने बात अपनी बोल दी है, इन्होंने सब कुछ आपने बता दिया, अब मैं बताऊंगा कि क्या मैटर था। अब रेस्पोंडेंट बोलेगा कि ये था, इसकी इंटेंशन थी, ये ऐसी है, अब वो बताएगा। यही हमें 14 के 1 का प्रोवाइजर 2 बोलता है। 14 का 2, वे द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, जहाँ दोनों में से कोई भी कमेटी एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, अराइव्स एट अ कंक्लूजन दैट ड्यूरिंग द इंक्वायरी एनी विटनेस हैज़ गिवन फॉल्स एविडेंस, इस निर्णय पर पहुंच जाती है दोनों में से कोई भी कमेटी की इंक्वायरी के दौरान किसी भी गवाह ने झूठी गवाही दी थी, और प्रोड्यूस एनी फोर्स और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट, या पेश किया था, प्रस्तुत किया था कमेटी के आगे या तो कोई जाली दस्तावेज या फिर कोई मिसलीडिंग दस्तावेज जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं थी, वो ऐसे ही कहीं से उठाकर ले आए थे और वो मिसलीड कर रहा था कमेटी को, मतलब कोई और कंक्लूजन निकालने पर मजबूर कर रहा था वो डॉक्यूमेंट, मिसलीडिंग दस्तावेज। इट मे रेकमेंड टू द एम्प्लॉयर, फिर कमेटी क्या करेगी, दोनों में से कोई भी कमेटी रेकमेंड करेगी किसको, एम्प्लॉयर को, जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा हुआ था, उस महिला को और उस पुरुष को, ऑफ द विटनेस, और एम्प्लॉयर किसके एम्प्लॉयर को रेकमेंड करेगी, उस गवाह के एम्प्लॉयर को जिसने झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज पेश किए थे, और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी रेकमेंड कर सकती है, दोनों में से कोई भी कमेटी ऐसा केस में भी जैसा मुकदमा हो, टू टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल, की उस गवाह के ऊपर भी कार्रवाई की जाए जो भी सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हैं उसके ऊपर, एंड द सेड विटनेस, उस सेड विटनेस के ऊपर जो भी जिसने झूठी गवाही दी थी, और वी आर नो सच सर्विस रूल एग्जिस्ट इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब, और जहाँ उस गवाह के ऊपर कोई सर्विस रूल नहीं लग रहे उस वर्क प्लेस के, उसके कोई है ही नहीं सर्विस रूल, तो जैसा भी इस पोस्ट एक्ट के रूल्स बनाए हुए हैं, सर्विस रूल बनाए हुए हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर एक्शन किया जाए उस गवाह के ऊपर। ये बोलता है हमारा 14 का 2। अब हमारा 14 हो गया, अब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। अब निर्णय लेना है कि भुगतान कितना दिया जाएगा उस एग्रीड महिला को जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सम्स टू बी पेड टू द एग्रीड वुमन, सिर्फ इस पर्पस के लिए, सिर्फ इस कारणवश की कितना भुगतान होना है उस महिला का जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है, अंडर क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 के 3 के क्लोज 2 में, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल हैव रिगार्ड टू, तो इंटर दोनों में से कोई भी कमेटी जिसके पास वो मुकदमा है तो किसके ऊपर रिगार्ड करेंगी, क्या देखेंगी भुगतान करते वक्त, क्लोज 15 का ए, द मेंटल ट्रॉमा, की महिला को दिमागी ट्रॉमा कितना पहुंचा है, पेन कि उसको कितने दुख पहुंचा है, सफरिंग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस उसने कितना सफ़र किया, उसने कितना झेला है, और उसकी इमोशनल भावनाओं ने कितना दुख झेला है, कोज टू द एग्रीड वुमन, और कितना उसको एग्रीड वुमन को कोज हुआ है, परिणाम मिला है इन दुखों से। बी, द लॉस इन द करियर अपॉर्चुनिटी, उसको कितना नुकसान हुआ है उसके करियर अपॉर्चुनिटी में। मान के चलिए वो इंजीनियर थी, उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट उसके दफ्तर में हो जाता है, कोई इंजीनियरिंग फैक्ट्री में हो जाता है, तो वो तो
अगर वो कोई नया इंजन बनाती, कोई मोटरसाइकिल का, मोटर गाड़ी का, कोई कोई कार का, तो उसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लेकिन किसी व्यक्ति ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, यौन उत्पीड़न कर दिया, तो अब उसकी तो वो अपॉर्चुनिटी गई ना। तो अब उसको क्या लॉस हुआ है, करियर अपॉर्चुनिटी में वो क्या पा सकती थी, लेकिन उसको नुकसान हो गया है ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। किस वजह से हुआ है लॉस इसमें करियर अपॉर्चुनिटी में? क्योंकि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुई है। सी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विक्टिम, कि कितने उसने अपनी दवा में खर्चे लगाए हैं उस महिला ने फॉर फिजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, और क्या और किसके लिए उसने अस्पताल के खर्चे लगाए हैं, अपने शारीरिक दवाइयों को या फिर दिमागी साइकेट्रिक को दिखाने में उसने खर्चे लगाए हैं, तो वो भी उसको कंपनसेशन के तौर पे दिलाए जाएंगे। यही 15 का सी बोलता है। अब डी, 15 का डी, द इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट, और वो कंपेंसेशन दिलाते वक्त जो रेस्पोंडेंट है, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है जिसने यौन उत्पीड़न की उस महिला की, उसकी भी कमाई देखी जाएगी और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसकी हैसियत कितनी है वो भी देखी जाएगी। उस हिसाब से भी उसको जुर्माना मतलब भुगतान देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब 15 का ई, फीसेबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, कि अग्रीड महिला को वो कंपेंसेशन का अमाउंट या तो एक बारी में इन एग्रीगेट इन टोटल दिला दिया जाएगा, मतलब लमसम में दिला दिया जाएगा, या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में महीने दर महीने करके उसको महिला को कंपनसेशन का अमाउंट दिला दिया जाएगा। अब सेक्शन 16, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, बिल्कुल रोक लगाई गई है, प्रोहिबिशन है कि कोई भी नहीं छापेगा और ना तो कोई बताएगा कि क्या कंटेंट्स थे उस दरखास्त के जो अग्रीड महिला ने आपको दी है। तो यही 16 बताता है, प्रोहिबिशन लगाता है उसके ऊपर। जो महिला ने जो कंप्लेंट दी है उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। अगर आपने किसी और को वह वस्तु बताई, उसके कंटेंट्स बताए उस डॉक्यूमेंट के, उस कंप्लेंट के, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो 16 में यही बताता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, बोल रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट का सब कुछ भूल जाइए, रखा रह जाएगा आपका आरटीआई एक्ट, कुछ काम का नहीं है। आगे पढ़िए। द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 9, जो कि दरखास्त के कंटेंट्स थे और जो सेक्शन 9 में उस महिला ने दरखास्त दी थी। द आइडेंटिटी एंड एड्रेसेस ऑफ द एग्रीड वुमेन, उस महिला की पहचान और उस महिला का घर का पता जो कि जिसका कि यौन उत्पीड़न हुआ और जिसने की दरख्वास्त दी थी सेक्शन 9 में। रेस्पोंडेंट एंड विटनेसेस, ना तो रेस्पोंडेंट का उस पुरुष की भी आइडेंटिटी और उस पुरुष की भी आप घर का पता नहीं बता सकते, और ना तो गवाहों का बता सकते जो गवाही देने आएंगे या बने हुए हैं उसमें। एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलिएशन, और जो भी उनके बीच में जो कंसिलिएशन हुई थी, जो हमने कंसिलिएशन का सेक्शन पढ़ा था, जो भी उनके बीच में कंसिलिएशन हुई थी उसके बारे में भी आप किसी को नहीं बताएंगे। कंसिलिएशन सेक्शन 10 में हुई थी, जो भी उनके बीच में जिस महिला का यौन उत्पीड़न हुआ था और उस पुरुष के बीच में जो भी कंसिलिएशन हुई थी उसके बारे में भी आप किसी को नहीं बताएंगे। एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, और जो आपने क्या इंक्वायरी की प्रक्रिया की थी वो भी आप नहीं बताएंगे किसी को भी। रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमेटी, क्या इंटरनल कमेटी ने रिकमेंड किया था, क्या उनने फाइंड किया था, और क्या लोकल कमेटी ने रिकमेंड किया था एज द केस में भी, जैसा मुकदमा, वो भी नहीं बताएंगे। एंड द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर, और क्या कार्रवाई करी थी एम्प्लॉयर ने जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा होता, उन्होंने क्या एक्शन लिए थे, क्या कार्रवाई करी थी, वो भी आप किसी को नहीं बताएंगे। और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी ने क्या एक्शन लिए थे वो भी नहीं बताएंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस, इस कानून के तहत क्या एक्शन लिए गए थे, क्या कार्रवाई की गई थी। शैल नॉट बी पब्लिश्ड, क्या नहीं होगी वो, आप बताओगे नहीं और वो छापी नहीं जाएगी, पब्लिश्ड नहीं होगी। कम्युनिकेटेड, मुंह से आप वार्तालाप नहीं करोगे, किसी को बताई नहीं जाएगी वह बात, कम्युनिकेशन नहीं होगा इन चीज़ों का जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाए हैं। और मेड नोन टू द पब्लिक, या ना तो जनता जनार्दन को आप बताओगे कि इनके बीच में क्या मैटर है। प्रेस, आप मीडिया में भी नहीं बताओगे। एंड मीडिया इन एनी मैनर, और प्रेस और मीडिया में मतलब न्यूज़पेपर और मीडिया वालों को भी बिल्कुल भी नहीं बताओगे, किसी भी तरीके से, पूर्ण तरीके से रोक है बताने में। 16 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन में भी डिसिमिनेटेड रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम, बताया गया है कि जानकारी दे सकते हो, आप बता सकते हो इनमें से किसी भी सोर्स को कि हमने क्या न्याय दिया है, किसको, उस विक्टिम को, उस महिला को जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है, उसको हमने क्या न्याय दिया है वो आप बता सकते हो। ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर दिस एक्ट, इस कानून के तहत हमने क्या न्याय प्रोवाइड करवाया है। विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, पर आप फिर भी नाम नहीं बता सकते उस अग्रीड महिला का। एड्रेस, पता नहीं बता सकते। आइडेंटिटी, पहचान नहीं बता सकते। और एनी अदर पर्टिकुलर्स कैलकुलेटेड टू लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्रीड वुमेन एंड द विटनेसेस, और ना तो कोई ऐसी चीज़ बता सकते जो कि कैलकुलेशन लगाया जा सके, अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो महिला तो उस इलाके में रहती होगी या वो महिला तो वहाँ रहती होगी,
मतलब ये भी नहीं बताना कि एक महिला थी, वो एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और शहर के सबसे बस स्टैंड के पास एक बहुत बड़ा पार्क है, ऐसे में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। आप ये भी नहीं बता सकते। ये भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा है, लीड कर रहा है ना कि उसकी आइडेंटिटी पता लग जाए, बहुत बड़ा बस स्टैंड है और पार्क है, तो इससे लीड ही हो रहा है, तो आप ये भी नहीं बताएंगे। ये 16 का प्रोवाइजो क्लियर कर रहा है। और सेक्शन 17 पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो 16 में अगर आपने उल्लंघन किया तो आपको 17 में पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी। तो ये बता रहा है वेयर एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू हैंडल और डील विद द कंप्लेंट, जिस व्यक्ति को जहाँ किसी व्यक्ति को एंट्रस्ट किया गया था उसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी और उसके ऊपर दायित्व था कि वो क्या हैंडल करेगा, डील करेगा इन दरख्वास्त के साथ, जो कि सेक्शन 9 में वो महिला लगाएगी। और वो हैंडल करेगा क्या, इंक्वायरी को हैंडल करेगा और एनी रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन भेजेगा किसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या एम्प्लॉयर को। और एक्शन टू बी टेकन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये एक्शन लेगा इस कानून के धाराओं के तहत। कॉन्ट्रावीज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, और वो उल्लंघन कर देता है वही व्यक्ति जिसको इंटरेस्ट किया गया था सेक्शन 16 के प्रोविजंस को। ही शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स, तो उसको कौन सी पेनल्टी मिलेगी, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स हैं उसके वर्क प्लेस के, उसके तहत उसको लाइबिलिटी, उसको पेनल्टी मिलेगी एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन, जो भी उस व्यक्ति के ऊपर लग रहे हैं। एंड नो सच सर्विस रूल एग्जिस्ट इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब, जहाँ भी सर्विस रूल है ही नहीं उस वर्क प्लेस के, तो इस पोस्ट एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो उसके तहत उसको पेनल्टी लगेगी। अब सेक्शन 18 अपील। अब अपील कहाँ जाएगी, इसकी अपील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्शन 18 में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 का एनी पर्सन अग्रीड फ्रॉम द रिकमेंडेशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुखियारा मानता है, पर्सन नहीं है किसी भी ऑर्डर से, जो कि ऑर्डर किस में किया गया है 13 के 2 में या फिर 13 के 3 के क्लोज 2 और क्लोज 1 में और 14 के 2 और 1 में और 17 में, और ए नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशन, या फिर जो रिकमेंडेशन भेजी गई थी इन ऑर्डर्स में वो उसकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुई है, मतलब या तो सैलरी डिडक्ट करने के लिए बोला गया था वो नहीं डिडक्ट करी है, या तो नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो ऐसे में क्या होगा, मे प्रेफर एन अपील, तो वो अग्रीड महिला, दुखियारी महिला एक अपील प्रेफर कर सकती है टू द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, किसको, एक अदालत में या फिर एक ट्राइब्यूनल में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल्स, और किसके तहत करेगी, जो सर्विस रूल्स उस पर एप्लीकेबल होंगे उस वर्क प्लेस के, उसके अकॉर्डिंग अपील प्रेफर करेगी एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन। और वेन नो सच सर्विस रूल एग्जिस्ट देन विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स द पर्सन एग्रीड में प्रेफर एन अपील इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो किसी भी और कानून को हम कुछ भी प्रिजुडिस कुछ भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उनको पूरा सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा इस पोस्ट एक्ट के तहत रूल्स में, जो अगर उस महिला पर उस व्यक्ति पर सर्विस रूल्स नहीं लगते हैं या फिर उस महिला पर नहीं लगते हैं, तो जो भी इस एक्ट के तहत रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उस एक्ट के तहत अपील प्रेफर होगी। अब 18 का 2 द अपील अंडर सबसेक्शन 1, जो अपील सबसेक्शन 1 में प्रेफर की जाएगी शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन, तो कितने दिनों के भीतर प्रेफर हो जाएगी अपील उस कोर्ट में और ट्राइब्यूनल में, 90 दिनों के भीतर। प्री का क्वेश्चन है 90 डेज के भीतर जब से रिकमेंडेशन हुई है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, प्री का क्वेश्चन है, आ सकता है। अब चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम, ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। अब क्या दायित्व है एम्प्लॉयर के जिसने उस महिला को और उस पुरुष को नौकरी पर रखा हुआ है, उस महिला को जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है। तो सेक्शन 19 ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर, दायित्व किसके, एम्प्लॉयर के, बॉस के, जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा हुआ है। एवरी एम्प्लॉयर शैल, हर एक एम्प्लॉयर शैल मैंडेटरी क्या करेगा, ए प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक बहुत ही बढ़िया बिल्कुल आज़ादी भरा वातावरण देगा काम करने के लिए एट द वर्क प्लेस, विच शैल इंक्लूड सेफ्टी फ्रॉम द पर्सनस कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट एट द वर्क प्लेस, तो सेफ्टी भी देगा, जो और एम्प्लॉइज़ हैं जो काम करने आ रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति को दूसरे के प्रति सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, कौन, एम्प्लॉयर। बी डिस्प्ले एट द कॉन्सिपिशियस प्लेस इन द वर्क प्लेस, एक डिस्प्ले करेगा किस पर, जो कोई ऐसी वर्क प्लेस, कोई ऐसी प्लेस जो कि आसानी से पहली दृश्य में ऑफिस में एंट्री करने से पहले ही वो दिख जाती हो, क्या उस पर डिस्प्ले करेगा। द पीनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की, अगर आपने यौन उत्पीड़न की तो पीनल परिणाम, दंडनीय परिणाम क्या निकलेंगे, उसको डिस्प्ले किया जाएगा। एंड द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनल कमेटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 4, और 4 के 1 में जो इंटरनल कमेटी गठित हुई थी उस वर्क प्लेस की, तो उसका ऑर्डर भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे उस वर्क प्लेस पे डिस्प्ले हो जाएगा। सी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स
अच्छे तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम की इस एक्ट के बारे में मेरे एम्प्लॉयज़ को पता लग सके, उसके कंडक्ट कराएगा एट रेगुलर इंटरवल्स, और रेगुलर इंटरवल पे कराएगा। ये नहीं कि 5 साल में एक बार करा रहा है, ऐसा नहीं, रेगुलर इंटरवल्स पे करवाएगा। फॉर सैनिसिटेशन द एम्प्लॉयज विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट की जानकारी दे सके इस कानून के बारे में एम्प्लॉयज़ को। एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द इंटरनल कमेटी इन द मैनर एज विज प्रिस्क्राइब्ड, और इंटरनल कमेटी को और क्या क्या नई चीज़ सीखनी चाहिए इस कानून के तहत, उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कराएगा एम्प्लॉयर। डी प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, सारी ज़रूरतमंद चीज़ें प्रोवाइड कराएगा किसको, लोकल कमेटी को और इंटरनल कमेटी को। कौन कराएगा, एम्प्लॉयर कराएगा। एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो। फॉर डीलिंग विद द कंप्लेन एंड कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, और किस चीज़ की वजह से नेसेसरी कराएगा सारी चीज़ें मुहैया, बस ताकि दरख्वास्त के साथ लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी अच्छे से डील कर सकें और वो इंक्वायरी को अच्छे से कंडक्ट कर सकें। अब 19 का क्लोज ई, असिस्ट इन सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रेस्पोंडेंट, असिस्ट करेगा लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी को क्या, कि जो रेस्पोंडेंट है, जो पुरुष है जिसने सेक्सुअल हरेसमेंट की है एक महिला की, उसकी हाजिरी को सिक्योर करा जा सके। एंड विटनेसेस, और गवाहों की, जिसने यौन उत्पीड़न होते हुए देखा है, उन गवाहों की हाजिरी सिक्योर की जा सके बिफोर द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, किसके सामने, दोनों में से किसी भी कमेटी के सामने जिसके सामने कंप्लेंट गई है। ये हमारा बोलता है 19 का ई। अब 19 का एफ, मेक अवेलेबल सच इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, सारी जानकारी मुहैया करवाएगा किसको, दोनों में से किसी भी कमेटी को। एज द केस में भी, जैसा भी जिसके पास मुकदमा हो। एज इट मे रिक्वायर हैविंग रिगार्ड टू द कंप्लेंट, जैसा भी उनको कोई दस्तावेज चाहिए, कोई CCTV फुटेज चाहिए, जो भी वो इंटर कमेटी और लोकल कमेटी मांग रही हो, मेड अंडर सबसेक्शन 1, और जो कंप्लेंट जिस, और वो चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, सीधे कंप्लेंट से जुड़ी है, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर वो महिला कंप्लेंट करती है सीधे से, तो उससे जुड़ी हुई है ये। अब हो गया हमारा 19 का एफ। अब 19 का जी, प्रोवाइड असिस्टेंस टू द वुमेन, एम्प्लॉयर क्या करेगा, महिला की मदद करेगा जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। इफ़ शी सो चूजेस टू फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर द IPC, अगर वो महिला जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, यौन उत्पीड़न हुआ है, वो चाहती है, वो कल्पना करती है कि मैं इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी से संतुष्ट नहीं होंगी, मैं तो एक पुलिस FIR करूँगी, पुलिस रिपोर्ट फाइल करूँगी, तो मैं उसको असिस्ट करेगा एम्प्लॉयर IPC के धाराओं के तहत FIR करवाने में। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर, या कोई और अन्य कानून का पिनल लॉ का वो यूज़ करना चाहती है तो उसके में भी असिस्टेंस करेगा कौन, एम्प्लॉयर। अब 19 का एच, कोज टू इनिशिएट एक्शन, परिणाम कोज करवाएगा कौन, एम्प्लॉयर की एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए अंडर द IPC, किसके तहत, IPC के तहत, और एनी अदर लॉ या किसी और कानून के तहत, फॉर द टाइमिंग फॉर संदर्भ, टाइम के हालात में, संदर्भ में। अगेंस्ट द प्रीपरेटर और इफ द एग्रीड वुमेन सो डिजायर्स, और किसके विरुद्ध करेगा, प्रीपरेटर के विरुद्ध, जो शिकार बनाता है महिला को, जो सेक्सुअल हरेसमेंट करता है, यौन उत्पीड़न करता है, उसको बोलते हैं प्रीपरेटर। और इफ द एग्रीड वुमेन सो डिजायर्स, या जो दुखियारी महिला जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है, अगर वो कल्पना करती है, वेयर द प्रीपरेटर इज नॉट एन एम्प्लॉय, जहाँ जिस व्यक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया है वो उसके ऑफिस वर्क प्लेस का एम्प्लॉय नहीं है। सो इन द वर्क प्लेस एट विच द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट टुक प्लेस, तो कहाँ पे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर कार्रवाई करवाएगा जहाँ पे वो प्रिपरेटर काम करता है, जिसने यौन उत्पीड़न की है, तो वहाँ पे इंक्वायरी करवाने के ऑर्डर दे देगा। ये 19 का एच। अब 19 का आई, ट्रीट सेक्सुअल हरेसमेंट एज ए मिसकंडक्ट, जो सेक्सुअल हरेसमेंट उस पुरुष ने की है उसको मिसकंडक्ट, एक बहुत ही बड़ा मिसकंडक्ट मानेगा कौन, एम्प्लॉयर, अंडर द सर्विस रूल्स, किसके तहत, सर्विस रूल्स के तहत। एंड इनिशिएट एक्शन फॉर द सच मिसकंडक्ट, और तुरंत कार्रवाई इनिशिएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा ऐसे मिसकंडक्ट के लिए, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के लिए। अब 19 का जे, जो कि हमारा फाइनल है 19 का, मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द इंटरनल कमेटी, इंटरनल कमेटी के पास जो रिपोर्ट्स जा रही हैं क्या वो उनको अच्छी तरह से देख भी रहे हैं, सोल्व भी कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो ये भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि बार बार चेक करेगा, मॉनिटर करेगा, उनके ऊपर निगाह रखेगा। अब चैप्टर 7 जो कि है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी के क्या दायित्व हैं, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, ये हमें चैप्टर 7 में दी हुई है, चैप्टर 7 में। तो सेक्शन 20, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, दायित्व किसके, जिला अधिकारी के। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल, जिला अधिकारी शैल मैंडेटरी क्या करेगा, ए, मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, मॉनिटर करेगा, निगरानी रखेगा कि रिपोर्ट्स जो टाइमली सबमिशन हो रही है रिपोर्ट्स की या नहीं हो रही, जो 21 और 22 की रिपोर्ट है, सेक्शन 21 और 22 में जो रिपोर्ट्स जाती हैं। फर्निश बाय द लोकल कमेटी, जो कि लोकल कमेटी रिपोर्ट उसको जिला अधिकारी को देगी, वो आ भी रही है, उसके पास नहीं आ रही, उसको मॉनिटर करेगा। बी, टेक सच मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर engaging non-governmental organization for creation of awareness on sexual harassment and rights of women
ऐसे मेजर्स लेगा, ऐसे स्टेप्स उठाएगा वो जिलाधिकारी कि एनजीओ को या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्शन में लगा देगा, उनको कार्रवाई में लगा देगा कि आप फैलाइए इस कानून के तहत जो भी हमारे प्रोविजंस लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको फैलाइए, और महिलाओं के अधिकार के बारे में उनको अवगत कराइए कि उनको हमारी विधायिका ने बहुत सारी राइट्स दी हुई है, अगर उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, यौन उत्पीड़न होता है तो वो क्या क्या कर सकती हैं। अब चैप्टर 8 मिसलेनियस हमारा लास्ट चैप्टर है आज का, और हमारा फिर पोश एक्ट पूरा हो जाएगा। सेक्शन 21 सेक्शन 21 ऑफ पोश एक्ट, कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। जो कमेटी है वो क्या सबमिट करेगी, एक अंतिम रिपोर्ट, हर साल रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब 21 का एक, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, दोनों कमेटी, इंटरनल कमेटी भी और लोकल कमेटी भी, एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, शैल इन ईच कैलेंडर ईयर, शैल मैंडेटरी है, हर साल के हर कैलेंडर ईयर में, प्रिपेयर इन सच फॉर्म, बनावट करेगी, ड्राफ्ट करेगी ऐसी फॉर्म में, उस तरीके से, एंड एट सच टाइम, ऐसे समय पर, एज में प्रिस्क्राइब्ड, जो भी बता दिया जाएगा पोस्ट एक्ट के रूल्स में, एन एनुअल रिपोर्ट की एक क्या बनाएगी, क्या फॉर्म करेगी, एक एनुअल रिपोर्ट, एंड सबमिट द सेम टू द एम्प्लॉयर, और किसको सबमिट की जाएगी वो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट एम्प्लॉयर को, जो कि नौकरी दिया हुआ है सबको, जो कि बॉस है उस वर्क प्लेस का, एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और किसको सबमिट होगी, दोनों कमेटी किसको करेंगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी को भी रिपोर्ट, हर साल की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। किसके एक में, 21 का 2, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल फॉरवर्ड, अब जिला अधिकारी फॉरवर्ड करेगा, आगे पहुंचाएगा किसको, उस रिपोर्ट्स को, किसको पास, अब ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स, अब जिला अधिकारी ने उन रिपोर्ट्स में से क्या फाइंडिंग की वो भी अपने ब्रीफिंग लिखेगा, रिसीव अंडर सबसेक्शन 1, और किस रिपोर्ट में से फाइंड की, जो सबसे 21 के 1 में जो रिपोर्ट बनी थी, टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो जिला अधिकारी किसको भेज देगा, वो ब्रीफ रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देगा, जो भी उसके अप्रोप्रिएट राज्य की सरकार होगी। अब सेक्शन 22, एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, एम्प्लॉयर क्या क्या जानकारियाँ इंक्लूड करेगा किसमें, जो एनुअल रिपोर्ट, जो सालाना रिपोर्ट दी जाएगी उसमें। द एम्प्लॉयर शैल, एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है, जो बॉस है उस वर्क प्लेस का, इंक्लूड इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में क्या शामिल करेगा, द नंबर ऑफ केसेस फाइल, कि कितनी कंप्लेंट फाइल हुई थी उसके उसके दफ्तर में, उसके वर्क प्लेस में, इफ़ एनी, अगर कोई हुई थी तो, एंड देयर डिस्पोजल अंडर दिस एक्ट, और कितनी कंप्लेंट्स का इस कानून के तहत, पोश एक्ट के तहत डिस्पोजल हुआ था, इन द एनुअल रिपोर्ट, उस एनुअल रिपोर्ट में वो जानकारी देगा वो एम्प्लॉयर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, और वेयर नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, और जहाँ ऐसी कोई रिपोर्ट की जानकारी रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं मांग रखी, तो इंटीमेट सच नंबर ऑफ केसेस, जानकारी देगा कि कितने नंबर ऑफ केसेस, कितनी वारदातें हुई थी यौन उत्पीड़न की उसके ऑफिस में, इफ एनी, अगर कोई हुई थी तो उधर डिस्ट्रिक्ट को, और किसको देगा जानकारी, जिला अधिकारी को देगा। ये सेक्शन 22 हमें बोलता है। अब सेक्शन 23, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा, जो भी राज्य सरकार है, जिस भी राज्य में ये एक्ट लगेगा उसकी राज्य सरकार क्या करेगी, मॉनिटर करेगी कि इस कानून के जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इस कानून की, या फिर और जितनी दरख्वास्त आई है उसका सारा डाटा मेंटेन करेगी वो राज्य सरकार। 23, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस भी राज्य में ये कानून लगेगा वो मॉनिटर करेगी कि इस कानून को ढंग से इम्प्लीमेंट, मतलब फोर्स में लाया जा रहा है या नहीं, एंड मेंटेन डाटा ऑन द नंबर ऑफ केसेस फाइल, और डाटा भी मेंटेन करेगी कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, कितनी दरखास्त फाइल हुई थी इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, और कितनी महिलाओं ने की थी, एंड डिस्पोज ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कितनी दरखास्त कंप्लेंट फाइल हुई थी सेक्शन 9 में, और कितनी दरखास्त को डिस्पोजल किया गया है सेक्शन 9 के तहत और इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत, और वो दरखास्त किससे रिलेटेड थी, सीधे यौन उत्पीड़न से रिलेटेड थी, और वो यौन उत्पीड़न कहाँ हुआ है, वर्क प्लेस में हुआ है, कार्य करने की जगह में हुआ है। यही हमें सेक्शन 23 बोलता है। सेक्शन 24, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट, जो जिस भी राज्य में यह एक्ट लगेगा या कानून पोस्ट एक्ट लगेगा तो क्या मेजर्स लेगी, क्या स्टेप्स उठाएगी कि इस कानून को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाए, इस कानून को फैलाया जाए, ताकि हर एक काम करने वाली महिला को इस कानून के एक्ट्स का पता लगे, इस कानून की धाराओं का पता लगे। अब द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वही राज्य सरकार जो भी हो, मे सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है कि वो कर सकती है एडवर्टाइज पब्लिसाइज, तो ही करेगी, वरना तो नहीं करेगी। क्या करेगी, ए डेवलप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तैयार करेगी और डेवलप करेगी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सटीक जानकारी जो कि संदर्भ रखती है वो जानकारी। एजुकेशन, कोई एजुकेशन
कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स, कम्युनिकेशन करेगी, वार्तालाप करेगी, और कोई ट्रेनिंग का मटेरियल है कोई यूज़ में आने वाला इस पोस्ट एक्ट के तहत वो डेवलप करेगी। एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और क्या ऑर्गेनाइज करेगी, और अवेयरनेस प्रोग्राम की इस कानून के तहत जो भी चीज़ें इसमें धाराएं हैं उनके बारे में अवेयर कराए महिलाओं को। टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और क्या कोशिश करेगी कि प्रोविजन जो इस कानून के हैं वो पब्लिक को पता लग जाए, वो महिलाओं को पता लग जाए, वो जनता जनार्दन के दिमाग में आ जाए कि हमारे पास एक पोस्ट एक्ट का कानून भी है जो इतना यूज़फुल है कि वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो उसकी आप कार्रवाई करवा सकते हो। ठीक है। अब बी, फॉर्मुलेट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकल कमेटी, जो लोकल कमेटी के मेंबर्स होंगे उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और उनके लिए अच्छे से फॉर्मुलेट करेगी कि इनको बताया जा सके कि नए नए तरीके से कैसे आप जल्दी से इंक्वायरी और सारी चीज़ें सोल्व कर सकते हो और केस को डिस्पोज कर सकते हो। ये 19 का भी हो गया। अब सेक्शन 25, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, शक्ति की जानकारी के लिए आप मंगवा सकते हो कुछ भी वस्तु और किसी भी रिकॉर्ड की आप जांच पड़ताल कर सकते हो। 25 में बोलता है, 25 का 1, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वही राज्य सरकार जिसमें ये कानून लग रहा है, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाती है तो दैट इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, की जनता जनार्दन के हित में बहुत ज़रूरी हो गया है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज, और यह हितों के लिए किसके, महिला जो महिलाएं काम कर रही है किसी वर्क प्लेस में उनके हितों के लिए ज़रूरी हो गया है एट अ वर्क प्लेस टू डू सो बाय ऑर्डर इन राइटिंग। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लिखित में ऑर्डर निकाल देगी। ए, कॉल अपॉन एनी एम्प्लॉयर, उस ऑर्डर में क्या लिखेगी, किसी भी एम्प्लॉयर को बोलेगी, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसी भी जिला अधिकारी को बोलेगी टू फर्निश इन राइटिंग, कि आप लिखित में फर्निश कीजिए, हमें मुहैया करवाइए क्या, सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट इट मे रिक्वायर, कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी जानकारी सिर्फ यौन उत्पीड़न के बारे में जैसा भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मांगना चाहती हो। बी, ऑथराइज एनी ऑफिसर टू मेक इंस्पेक्शन, किसी भी सरकारी कर्मचारी को ऑथराइज कर देगी कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि वो क्या करे, वो जांच पड़ताल करे ऑफ द रिकॉर्ड्स, किसकी, रिकॉर्ड्स की, मतलब डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों की, एंड वर्क प्लेस, उस वर्क प्लेस की जहाँ पे काम चल रहा है ऑफिस में, वहाँ की उसकी भी इंस्पेक्शन करवा सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी अपने सरकारी कर्मचारी से। इन रिलेशन टू द सेक्सुअल हरेसमेंट, और किस रिलेशन में बस वो इंक्वायरी करवाएगी, इंस्पेक्शन करवाएगी उस रिकॉर्ड्स का कि कोई यौन उत्पीड़न होता है एक महिला का, उससे जुड़े हुए मुकदमे में। हु शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ सच इंस्पेक्शन टू इट विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जिस अधिकारी को ऑथराइज किया जाएगा उस सरकारी कर्मचारी को, वो अपनी इंस्पेक्शन जो रिकॉर्ड उसने इंस्पेक्ट किया है उसकी जानकारी भी मुहैया करवाएगा किसको, राज्य सरकार को, और उतने टाइम के भीतर करवाएगा जितना उसको कि बता दिया जाएगा। ये हमारा कहता है 25 के 1 का बी। अब 25 का 2, एवरी एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो सारा एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रखा है किसी को, और हर एक जिला अधिकारी, शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड, अगर वो डिमांड करेगा, वो व्यक्ति एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वो अधिकारी डिमांड पे, बिफोर द ऑफिसर, उस कर्मचारी, उस सरकारी कर्मचारी के डिमांड पे, मेकिंग द इंस्पेक्शन, जो कि जांच पड़ताल कर रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी, रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज, एंड अदर डॉक्यूमेंट, और जो भी और भी दस्तावेज है उनको भी, इन इस कस्टडी, जो किसकी कस्टडी में, एम्प्लॉयर की कस्टडी में है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कस्टडी में, वो किसको मुहैया करवाएगा, उस राज्य सरकार के कर्मचारी को जो कि इंस्पेक्शन करने वाला रिकॉर्ड्स की उसको मुहैया करवा दिया जाएगा। हैविंग अ बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच इंस्पेक्शन, और उसी रिकॉर्ड को मांगेगा जिस किसी स्पेशल वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है रिकॉर्ड को खंगालने के लिए, तो उसी रिकॉर्ड को भी मंगवा सकता है, सटीक रिकॉर्ड को, या और अभी अदर रिकॉर्ड्स को वो मंगवा सकता है। उस ऑफिसर की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसकी पूरी पावर है। अब सेक्शन 26, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर उल्लंघन करी इस कानून की धाराओं को तो क्या पेनल्टी मिलेगी, क्या हर्जाना भरना पड़ेगा। तो 26 का 1, वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू डू, जहाँ पर एम्प्लॉयर जिसने नौकरी पर रखा हुआ है वो ही विफल हो जाता है क्या करने में। ए, कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमेटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 4 का 1, गठन करने में, इंटरनल कमेटी का गठन नहीं करता है कौन, वो एम्प्लॉयर जिसने नौकरी पर रखा हुआ है, जो कि इंटरनल कमेटी का गठन उसे करना था 4 के 1 में। बी, टेक एक्शन अंडर सेक्शन 13, 14 एंड 22, कोई कार्रवाई नहीं करता है सेक्शन 13 की, 14 की और 22 की। सी, कॉन्ट्रावीन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन, या तो उल्लंघन कर देता है, उल्लंघन करने की कोशिश करता है, और अबेट्स कॉन्ट्रावेंशन, या किसी और से उल्लंघन करवाने के लिए अबेट करता है, भड़काता है, ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, की कोई इस कानून की आप धारा को तोड़िए, इस धाराओं का उल्लंघन करिए, कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। और एनी रूल्स मेड देयर अंडर, या इस कानून के तहत कोई रूल्स बनाए गए हैं, जो सर्विस रूल्स बनाए गए हैं उसको तोड़ने के लिए अबेट करता है, या खुद तोड़ देता है, या कॉन्ट्रावीन करता है। सो ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, तो ऐसा करने पर
एम्प्लॉयर जिसने नौकरी पर रखा हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो ही अगर खुद इन रूल्स को तोड़ता है और कॉन्ट्रावेंस करता है तो उसको कितने रुपए का फाइन देना पड़ेगा? 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब 26 का 2, इफ़ एनी एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, उसको पहले उसने कोई 50,000 का फाइन भर दिया था, जुर्माना अदा कर दिया था, तो उसको कन्विक्टेड ही बोला जाएगा अंडर दिस एक्ट। सब्सिक्वेंटली कमिट्स एंड इज कन्विक्टेड ऑफ द सेम ऑफेंस, तो दोबारा से वो एम्प्लॉयर ऐसा ही कोई कार्य कर देता है, दोबारा से उसको बोला गया था कि इंटरनल कमेटी का गठन कर लेना, फिर से नहीं करता है तो उसने फिर से ऑफेंस कर दिया ना, उसने फिर से कॉन्ट्रावेंशन कर दी ना इस कानून के धाराओं की। सो ही शैल बी लाइबल टू, अब वो कितने जुर्माने के लिए लाइबल होगा? 2 का सब एड आई, ट्वाइस द पनिशमेंट, अब उसको जुर्माना लगेगा ट्वाइस, 2 गुना, विच माइट हैव इम्पोज ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन, जितना उसको पहले लगा था, जैसे उसको पहले 50,000 लगा था, उसको जुर्माना कितना लगा? 1,00,000 रुपये लगेंगे, सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द सेम ऑफेंस, और जितनी उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है वो लगेगी उस एम्प्लॉयर के ऊपर। अब प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ हायर पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी अदर लॉ, बताया गया है कि वो हायर पनिशमेंट किसी और कानून के तहत दी गई है जो एम्प्लॉयर को मिलनी है, फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, जो कि समय के दौरान चल रहा है जो कानून, फॉर द ऑफेंस ऑफ विच एक्यूज इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, और उस अपराध के लिए जिसके लिए एम्प्लॉयर को प्रोसिक्यूटर उसके ऊपर क्रिमिनल प्रक्रिया चलाई जा रही है। द कोर्ट शैल टेक ड्यू कॉग्निजेंस ऑफ द सेम व्हाइल अवॉर्डिंग द पनिशमेंट, तो अदालत उस ऑफेंस का भी किसी और अन्य कानून के कोई धारा भी उस पर लग रही है तो उसका भी कॉग्निजेंस ले लेगा, और इस कानून की भी उसके ऊपर उल्लंघन की धाराएं लगी है तो दोनों धाराओं को एक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा अदालत। ये कह रहा है हमारा 26 के 2 का सब हेड 1। अब सब हेड 2, कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस, उसके काम करने के वर्क प्लेस का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, और विड्रॉल, या उसको बोल देंगे कि तुम अपने काम करने के वर्क प्लेस के जो तुम्हारे वर्क प्लेस का लाइसेंस है उसको विड्रॉ कर लो, निकाल लो, और नॉन रिन्यूअल, या फिर अगर उसका रिन्यूअल पेंडिंग है तो उसको नॉन रिन्यूअल, उसका रिन्यू ही नहीं किया जाएगा, और अप्रूवल, या फिर अप्रूवल नहीं दिया जाएगा अगर उसकी कोई और वर्क प्लेस की कोई परमिशन पेंडिंग है, और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, या उसके रजिस्ट्रेशन को, उसकी जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है अपनी कंपनी का, अपनी वर्क प्लेस का, उसको ही रद्द कर दिया जाएगा एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, बाय द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, और कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, जिसके एरिया में, वो राज्य सरकार के एरिया में वो वर्क प्लेस पड़ती है, और लोकल अथॉरिटी, या कि लोकल अथॉरिटी कर देगी जिसके वो इलाके में वो वर्क प्लेस पड़ता है, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और एक्टिविटी, और वो क्या कर रहा है उस लोकल एरिया में, लोकल अथॉरिटी के और सरकार के लोकल एरिया में व्यापार कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है। अब सेक्शन 27, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, अब संज्ञान, अदालत भी संज्ञान ले सकता है क्या पोस्ट एक्ट के कानूनों का? अब 27 का 1, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस, बार लगाई हुई है, कोई अदालत कोग्निजेंस नहीं लेगा, संज्ञान नहीं लेगा, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, किसी भी अपराध का जो कि इस कानून के तहत पनिशेबल है, और एनी रूल्स मेड देयर अंडर, या किसी सर्विस रूल जो इसके अंदर पोस्ट एक्ट के अंदर बनाए गए हैं उनका भी संज्ञान नहीं लेगा कौन? कोई अदालत। से वो ना कंप्लेंट, बचा लो एक कंप्लेंट को, अगर दरखास्त उस अदालत को दी जाती है तो उसको बचा लो, तब ले सकता है कोग्निजेंस, मेड बाय द एग्रीड वुमेन, और किसके द्वारा वो दरखास्त अदालत में दी गई है? जिस महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है। सीधा सीधा ये चैप्टर 15 की दरखास्त की बात कर रहा है, जो चैप्टर 15 CRPC में कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट होती है उसकी दरखास्त की बात कर रहा है। तो अग्रीड महिला ने, जिस महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है उसने कंप्लेंट दी है मजिस्ट्रेट साहब को अदालत में, और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द इंटरनल कमेटी, या किसी ऐसे व्यक्ति ने कंप्लेंट दी है मजिस्ट्रेट साहब को जो कि ऑथराइज, जिसको ऑथराइज करा किसने? इंटरनल कमेटी ने या लोकल कमेटी ने, इस बिहाफ में, इस संदर्भ में, तो ही मजिस्ट्रेट साहब अब कोग्निजेंस लेंगे, तो ही एक अदालत कोग्निजेंस लेगी। ये 27 का 1 बोलता है। 27 का 2, नो कोर्ट इन्फीरियर टू डेट ऑफ द MM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कोई भी कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब से नीचे या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे इस कानून के धाराओं का, ऑफेंसेस का कोई भी कोग्निजेंस नहीं लेगा। कोग्निजेंस देने की पावर किस मजिस्ट्रेट साहब को है? MM साहब को और JMFC साहब को, JMIC साहब को है बस। अब 27 का 3, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कोग्निजेबल, हर धारा, हर अपराध इस कानून के तहत, पोस्ट कानून के तहत नॉन कोग्निजेबल होगा। मतलब मजिस्ट्रेट को अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो उसके ऑर्डर के बिना आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते किसकी? उस पुरुष की जिसने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है। अब सेक्शन 28, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, बता रहा है ये एक्ट, पोस्ट एक्ट किसी और कानून को दबाने के लिए नहीं है, उनकी सहायता करने के लिए ही है, यही बता रहा है। ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, ये सेक्शन 28 बता रहा है। क्या बता रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन, जो इस पोस्ट एक्ट की धाराएं हैं वो एडिशन में रहेंगी, मतलब
बराबर में नहीं चलेंगी, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट ही, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आपको देंगी। टू एंड नॉट इन डेरोगेशन, इस किसी कानून को दबाएंगी नहीं। ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी अन्य कानून को ये पोस्ट एक्ट दबाएगा नहीं, उनको उनके इफेक्ट को कम नहीं करेगा। फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, और समय के संदर्भ में कोई भी कानून चल रहा है उसको दबाएगा नहीं, उसको एडिशन में ही रहेंगे इसकी धाराएं। अब सेक्शन 29, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब राज्य सरकार की पावर की क्या वो रूल्स बना सकती है इस पोस्ट एक्ट में, तो बता रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो रूल्स किसको बनाने की शक्ति है पोस्ट एक्ट के तहत? किसी राज्य सरकार को नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो ये प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी पावर है पोस्ट एक्ट में रूल्स बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को है। अब हमारा लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 30 है पोस्ट एक्ट का, हम वो करते हैं, उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, अगर पोस्ट एक्ट में कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है किसी धारा में, तो किसकी शक्ति है कि वो उस डिफ़िकल्टी को, उस परेशानी को हटा सकते हैं। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट मेक्स सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे बी अपीयर टू इट बी नेसेसरी फॉर रिमूविंग द डिफ़िकल्टी। सो केंद्र सरकार ही अगर कोई परेशानी आ जाती है पोस्ट एक्ट को डील करते वक्त किसी भी प्रोविजन में, तो केंद्र सरकार ही उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करेगी, और जो कोई नई चीज़ें ऐड करेगी पोस्ट एक्ट में वो इस कानून के तहत इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये कानून ए है तो वह जो डिफ़िकल्टी रिमूव होगी, जो नई चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार लाएगी तो वो बी होना चाहिए या ए होना चाहिए, वो जेड नहीं होना चाहिए, वो वाई नहीं होना चाहिए, इतना अलग नहीं होना चाहिए। सेम सी बदलाव किए जाएंगे, और कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ये हमारा हुआ पोस्ट एक्ट पूरा। हमने 2 लेक्चर में पोस्ट एक्ट पूरा कर दिया है, और मैंने बहुत ही अच्छी तरह हिंदी में समझाया है पोस्ट एक्ट। अब किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और इस पोस्ट एक्ट के पीछे ही इसके रूल्स दिए हुए हैं, जो कि रूल्स दिए हुए हैं वो भी 2013 में ही आ गए थे, और ये रूल्स पेपर में नहीं आते हैं। बस ये रूल्स वैसे अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब लग जाएंगे आप, तो ही आपको पढ़ने हैं। और टोटल नंबर ऑफ रूल्स दिए हुए हैं हमें, रूल्स में 14 रूल्स दिए हुए हैं, 14 नंबर ऑफ रूल्स दिए हुए हैं, ये पेपर में नहीं आते हैं। अगर आप भगवान की दया से मजिस्ट्रेट साहब लग जाते हो तो ही आप इन्हें पढ़ना, अन्यथा तो नहीं पढ़ना। इनमें से पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस ये याद करने का कि रूल्स कितने दिए हुए हैं, 14 रूल्स दिए हुए हैं। और ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है पोस्ट एक्ट का, जिसमें हमने 2 लेक्चर में पोस्ट एक्ट को पूरे तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो अब राजस्थान जुडिशियल सर्विस में इस वीडियो को आप देखना, अगर देख सकते हो तो, और अच्छा परफॉर्मेंस करना। सो थैंक यू, आज के लिए बाय बाय। और मैंने अपनी यूनिवर्सल की बे रेट से पूरा पढ़ाया है। कभी आप सोचो कि कहाँ से देख के पढ़ा रहे हैं मोहित एडवोकेट, तो मैंने अपनी यूनिवर्सल की बे रेट से पढ़ाया है, जो कि मैंने हाल ही में ली थी है, और मैंने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत बार, सो इसलिए मैंने पढ़ाया है। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।